नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान मोनी सनवर। देश में जंग जैसे हालात और बढ़ती वैश्विक टेंशन के बीच एक बड़ा सवाल, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल ना बनाएं। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जंग की चुनौती कोरोना जैसी है, हमें तैयार रहना होगा। यानी एक तरफ आश्वासन, दूसरी तरफ चेतावनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सीएम से और इस मामलों में बात करी और इसी मामले को लेकर राज्यों का वो सहयोग भी चाहते हैं। और इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, आर्थिक फैसला। वो ये है कि पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र की तरफ से लगती थी, उसको घटा दिया गया है। कहा गया है कि क्योंकि जो पेट्रोल डीजल लाने वाली कंपनियां हैं या जो बेचने वाली कंपनियां हैं, वो महंगाई की वजह से 10 रुपए बढ़ा सकते थे, तो सरकार ने पहले से ही उसको जो है चीज़ों को लगाम में कर दिया और कहा गया कि बढ़ती कीमतों पर इससे लगाम लगाई जा सकेगी। इसके बाद सवाल उठने लगे। सवाल ये है, क्या सच में डर फैलाया जा रहा है या सरकार खुद कंफ्यूज मैसेज दे रही है? अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ साफ बता दिया, लेकिन उनके नीचे वाले सब झूठ बोल रहे हैं। और अब दूसरा सवाल, क्या एक्साइज कटौती राहत है या मजबूरी? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता खेमचंद शर्मा और मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव। खेमचंद जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, सरकार कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो क्या विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था और उसके बाद जो अलग कई नेताओं के, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के बयान आए, उसमें थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही भव्य सूर्य प्रकाश का तिलक आज भगवान राम के मस्तक पे हुआ है और सभी ने देखा। आप जो अभी बात कर रहे हैं कि मंत्रियों के बयानों में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, क्लियरिटी है, कोई लॉकडाउन नहीं करने वाला। प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी भविष्य में क्या होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो वॉर है और कितना पता टिकेगा, कितना और खराब स्थिति में जा सकता है। तो इसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस है वो पूरे विश्व में हो रहा है। भारत में, भारत की अच्छी सरकार ने, भारत के अच्छे संपर्क की वजह से, रिलेटिव की वजह से भारत में अल्टरनेटिव जगह से भी रशिया के अलावा जो जिनको अमेरिका की नियर बाई कंट्रीज बोला जाता है, अर्जेंटीना हुआ या और भी हुआ, ब्राजील हुआ, और भी जो आसपास छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ से ऑयल और गैस की सप्लाई के लिए बातचीत शुरू कर दी और लेना भी शुरू कर दिया। रशिया से फिर से ऑयल भी और गैस दोनों लेना शुरू कर दिया है और यूएस से भी ऑयल आ रही है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज से भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से भंडारण करना शुरू कर दिया। भारत के पास 2 महीने से ज्यादा का भंडारण और पेट्रोलियम का है। जैसे कि भंडारण की है तो उसका भी भंडारण जो है जितनी अपनी जरूरत है उसके हिसाब से है। लगभग 50 लाख जो सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो अभी से पा रहे हैं, तो वो आ चुका है। जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से रिफिलिंग भी हो रही है, अवेलेबिलिटी है। अभी वर्तमान में कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन टीम इंडिया एक्टिव हो, प्रिपेयर्ड हो, तैयार रहे कि अगर चीजें और ज्यादा खराब भविष्य में होती हैं तो जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, ऑयल है जिसका उपयोग कमर्शियल कुकिंग के लिए किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी भारत में नहीं है। अल्टरनेटिव एनर्जी मेकिंग जो सिस्टम है, पर्टिकुलरली सोलर, वाइंड, वाटर, उसके माध्यम से पिछले 10-11 साल में महत्व काम हुआ है। और जो इथेनॉल लिफ्टअप हुआ है 20%, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है कि जो डिपेंड इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो काफी कम रही है। मैं तो समझता हूँ हमारा देश प्रिपेयर्ड है, अभी कोई लॉकडाउन लगाने की कोई स्थिति नहीं है। स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो क्या मेजर्स दिए जा सकते हैं, इसके लिए टीम इंडिया बात करेगी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबसे बात करेंगे और हमारा देश प्रिपेयर्ड है, वेल पोजिशन है। आज विश्व में अगर कोई भी इकोनॉमी वेल पोजिशन तो इंडिया की है। अगर आप न्यूज में भी चेक करेंगे पिछले 15-20 दिन में
उनकी कम से कम 50 to 60% जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे वो जर्मन में खरीदते हैं, उनके गैस के रेट बढ़ चुके हैं। वहाँ पेट्रोलियम को भी गैस बोलते हैं, तो रेट बढ़ चुके हैं। पूरे विश्व में भयंकर तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत को कंट्रोल में है, क्योंकि भारत की सरकार ने पहले से प्रिपेयर किया, एडवांस में प्रिपेयर किया और सही तैयारी की। दो चीज़ें हैं खेमचंद जी, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, मैं आप ही से समझना चाहता हूँ। एक, जो हमारे पास माफ़ कीजिएगा ऑयल और सीएनजी का रिजर्व है, उसको लेकर भी हर नेता के बयान बड़े अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, हरदीप पुरी कुछ और कहते हैं, फिर दूसरे बयानों का कोई 20 से 25 दिन बता रहा है, कोई 40 से 45 दिन का रिजर्व बता रहा है, कोई ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि एक बयान कलेक्टिवली सरकार की तरफ से आना चाहिए, ताकि एक जनता को पता चले कि हाँ, हमारे पास वाकई इतना रिजर्व अवेलेबल है। अगर 20 से 30 दिन भी दूसरी चीज़ों को आने में लगे तो हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो वाकई हमारे पास सीएनजी का और ऑयल का कितने दिन का रिजर्व है, जो हम समझ के चलें, जनता मानकर चलें? तो हरदीप पुरी जी ने बोला है, क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कि लगभग 2 महीने से ज्यादा है। और जो ऑफिशियल ब्रीफिंग हो रही है, जिसमें मैडम सेक्रेटरी ब्रीफिंग करती हैं, उन्होंने साफ साफ बोला कि 2 महीने से लगभग ज्यादा का हमारे पास रिजर्व है और कंटिन्यूसली सप्लाई आ रही है। और वो बिना किसी बाधा के आए, रोक टोक के आए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अल्टरनेटिव सप्लाई के रूट खोले गए, रशिया से सप्लाई आ रही है और भी बहुत सारी कंट्री में इनसे सप्लाई की जा रही है। गैसेज का जो है वो अवेलेबिलिटी, जो मेरी जानकारी 8 से 10 दिन की है और उसमें भी अल्टरनेटिव सोर्सेज से गैस लाने का काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। और हमारे यहाँ पे जो गैस को लेके या पेट्रोलियम को लेके जो शिप्स आ रही हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। और ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि भारत की शिप अगर जा रही है हॉर्मुज पासेस से, तो उनको रोका नहीं जाएगा, वो जाती रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत भारत के लिए है, क्योंकि भारत ने कोई साइड नहीं ली, भारत न्यूट्रल है और भारत चाहता है कि बातचीत से रास्ता निकले। और भारत के दोनों ही पक्ष जो हैं मित्र हैं। प्रधानमंत्री भारत नरेंद्र मोदी जब खुद ये बात कहते हैं संसद में कि कोरोना जैसी चुनौती की वो जिक्र करते हैं, तो क्या ये बयान लोगों में डर नहीं पैदा करता? क्योंकि ये बयान कोई मोनी सनवर नहीं दे रहे हैं, ये बयान कोई खेमचंद शर्मा नहीं दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तो कोरोना जैसी स्थिति से प्रधानमंत्री असल में क्या इशारा करना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, चैलेंज तो कम नहीं है, चैलेंज तो है। कोरोना में भी चैलेंज क्या थे कि सप्लाई चेन बाधित हुई थी और वहां पे बहुत मैसिव तरीके से डिस्टर्बेंस था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से वो बीमारी रिएक्ट करेगी। तो अब भी मैसिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, क्या न्यूक्लियर वॉर तक स्थिति पहुंच जाएगी। और ईरान ना सिर्फ वो इजराइल तक रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि मिडिल ईस्ट की जो और कंट्रीज हैं वहां पे भी, यूएई भी है, कतार है और भी जो सारी कंट्रीज है, वहां भी वो अपने मिसाइल फेंक रहे हैं। तो स्थिति क्या रहेगी, वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो मैसिव अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अगर हम मैसिव अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे तो उस रेफरेंस में कह सकते हैं कि कोविड जैसी अनसर्टेनिटीज है, लेकिन हम तैयारी करेंगे अनसर्टेनिटी से फाइट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए और उससे पास थ्रू होने के लिए, और वही की जा रही है। अनसर्टेनिटी के लिए कि भाई हमारी सप्लाई चेन अगर एक एरिया से बाधित होती है तो अल्टरनेटिव रूट से हमारी सप्लाई होती रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट से जब जहाज नहीं गुजर रहे हैं और इसका असर हम लोगों ने देखा कि जो कच्चा क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई मतलब आशंका नहीं है किसी को भी कि अभी हमारे भारत में स्थिति को मैनेज किया हुआ है, तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने जो है सिलेंडर्स के दाम ज़रूर 60 रुपये और 110 रुपये के करीब बढ़ाए थे, लेकिन अब ये जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है 10 रुपये, तो ये वाकई लोगों के लिए क्या बड़ी राहत नहीं बनेगी? हालांकि सरकार चाहती तो इस वक्त अच्छी कमाई मतलब और सारी चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि उनको भी अभी महंगा खरीदनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। नहीं है, से राहत है ना। और राहत क्यों हो पा रही है? क्योंकि इमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान, इमरजेंसी कंटीजेंसी प्रोविजन फंड्स सरकार ने रखे हुए थे, जिनका अभी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। और सरकार अगर ये चीजें लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक खिंचती हैं तो उसकी भी तैयारी कर रही है।
और उसकी तैयारी के लिए हमारी जो टीम इंडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में सप्लाई चेन में स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो स्टेट्स के साथ मिलके हम लोग इस तरीके की चीजें करें, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट से बात करेंगे या फिर कुछ स्टेट्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनसे बात करेंगे, तो ये चीजें और मजबूत होगी। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं और आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है, लेकिन विशेषकर साउथ में देखा जाता है, तो आपके माध्यम से मैं अपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के व्यूअर से अनुरोध करना चाहूंगा, पैनिक में ना आए। जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, पेट्रोलियम हमारे पास है, गैसेज भी हैं और हमारी सरकार बेटर तरीके से प्रिपेयर कर रही है। तो पीछे जो पैनिक की वजह से जो डिमांड लगभग 70-80 लाख सिलेंडर तक पहुंच गई थी, वो फिर से नॉर्मलाइज होके 50 लाख के आसपास आ गई है। तो सरकार भी यही चाहती है कि पैनिक बाइंग ना हो, पैनिक बुकिंग ना हो, नॉर्मल चलती रहे। अब कहाँ कंजम्पशन कैसे कम की जा सकती है, तो उसके प्रयास भी किए जा रहे हैं कि भाई जहाँ कम की जा सकती है तो वहां पे कम करने का प्रयास भी होना चाहिए। जैसे कमर्शियल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अनुरोध भी किया है और बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद भी, तो मैसिव तरीके से यूटिलाइजेशन होता था, फंक्शंस में मैसिव तरीके से वो सिलेंडर्स का उपयोग करते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वॉलंटियरली भी कट करना शुरू किया है कि अभी वो समय है जब सप्लाई चेन बाधित है, तो हम लोग अभी ना करें, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो करेंगे। क्या ये दोनों मैसेज, एक के डर नहीं, कोई डर नहीं है, किसी भी चीज़ की परेशानी की बात नहीं है, और दूसरा ये भी है कि तैयार भी रहो, तो ये दोनों मैसेज जो हैं आपस में कहीं विरोधाभासी नजर नहीं आते? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि डरो भी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको डरने की भी जरूरत है और तैयार रहने। देखिए, सावधान रहने में और डरने में दोनों में बड़ा फर्क है। सावधान रहने की जरूरत है, मैसिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, विषम परिस्थिति है, तो सावधान रहने की जरूरत है। जहाँ अननेसेसरी यूटिलाइजेशन यूजेज है उसको कट डाउन करने की जरूरत है, पैनिक को कट डाउन करने की जरूरत है, लेकिन हमारी व्यवस्था है, डरने की जरूरत नहीं। डरने से पैनिक आता है और पैनिक से अननेसेसरी बाइंग होती है, अननेसेसरी बाइंग से फिर सब लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। जो चीज अवेलेबल है, अगर मैं बयान सुन रहा था विपक्ष के नेताओं का, उन्होंने कहा कि ये जो 10 रुपए को लेकर, खासकर जो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई, तो उनका ये कहना था, खासकर कांग्रेस का, कि अगर राहत देनी थी तो पहले क्यों नहीं दी गई। तो ये हालात बिगड़ने के बाद लिया गया फैसला है और सरकार को दिख गया कि अब हालात बिगड़ गए, तो ये सिर्फ और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि सरकार आपके लिए खड़ी हुई है। सरकार आपके लिए खड़ी है, सरकार देश के साथ खड़ी है, देश भी समझ रहा है, जनता भी समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि खड़े दिख रही है, व्यवस्था करते हुए दिख रही है। विपक्ष की तरह सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में नहीं लगी हुई है, व्यवस्थाएं कर रही है, अल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढ रही है। और जब रेट बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उन रेट को हमारे जो कंज्यूमर्स में इम्पैक्ट ना आए उसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए लोग गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक और सवाल, फिर इतने कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी आ जाएंगे। एक सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है खेमचंद जी, मैं मतलब जनता इसको वाकई समझना चाहती है। जैसे पहले एक सर्वदलीय बैठक की गई, प्रधानमंत्री हालांकि उसमें नहीं रहे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता की और वहाँ पे बुलाई गई। अब प्रधानमंत्री ने जो है सारे सीएम को बुलाया, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक टीम इंडिया की भावना जगाने के लिए कि देखिए हालात कुछ भी हों, अगर साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसका कुछ हल नहीं होने वाला है। और खासकर विपक्ष के साथ की इस वक्त में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस नहीं ऐसी स्थिति में कब कब नहीं पड़ेगी उनकी, मतलब हमेशा। क्या वाकई सरकार तैयार है कि विपक्ष हो या पक्ष, हम साथ लेकर चलेंगे इसको लेकर? नहीं, टीम इंडिया की जब बात करते हैं तो सब, और सबकी ड्यूटी भी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना है, झूठ बोलना है, सिर्फ लोगों में पैनिक फैलाना है, ये विपक्ष की भी ड्यूटी है। जब विषम परिस्थितियां हैं, वैसे अनसर्टेनिटी है, हमारे पड़ोस में युद्ध हो रहा है, तो हमें सबको मिलके अपने को सावधान भी रहना है, तैयार रहना है, तैयारी करनी है, और ये देखना है कि कैसे हम जनता को हार्डशिप से बचा सकें। जब जनता को हार्डशिप से बचाने की बात होती है, तो हमें पैनिक मॉन्गरिंग हर एक स्टेट में रोकनी है, हर जगह रोकनी है। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लेना है, हमें जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पे एक्शन लेना है, कोई भंडारण करना है तो उन पे एक्शन लेना है। तो ये तो सब जगह जब एक टीम टुगेदर काम करेगी तो होगा। और केंद्र सरकार अपनी ओर से जो मदद कर सकती है वो करने का प्रयास कर रही है। आरोप लगाते केंद्र सरकार इंटरनेट
एक एक आरोप आपके ऊपर हमेशा ये लगता रहता है कि केंद्र सरकार जो है विपक्षी राज्यों के साथ हमेशा एक दोहरा रवैया अपनाती है और उनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती जो भाजपा शासित राज्यों को कराई जाती हैं। तो जब टीम इंडिया की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो क्या सबको एक नज़र से देखा जा रहा है, हर राज्य के मुख्यमंत्री को या हर राज्य को? देखिए, ये देश की नजरिए से मीटिंग हो रही है, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट बता दूं, तो जब ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, हाँ, तो ऑल आर सेम, ऑल आर इम्पोर्टेंट, ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल आल्सो। सब लोग बराबरी के साथ जिम्मेदार भी हैं, सब लोग बराबरी के साथ इम्पोर्टेंट हैं, जिम्मेदार भी हैं। और टीम इंडिया की भावना से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि उनके जो गार्जियन है, गार्जियन की तरह सबको बुला रहे हैं, बैठ के बात करेंगे और सामूहिक रूप से तैयारी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चलो बीजेपी शासित राज्यों में ठीक है और कांग्रेस शासित राज्यों में अगर व्यवस्था हो, नहीं, देश में कहीं भी अव्यवस्था ना हो, उसकी तैयारी की जा रही है। नदीम अंसारी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। एक बड़ा सवाल आपसे सीधे तौर पर, अभी 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और सरकार ने कहा कि ये लोगों को राहत देने की एक बड़ी कोशिश है और इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, कई जगह डॉलर बहुत ज़्यादा एकदम से ऊंचा पहुंच गया, तो अब हमें डॉलर के में भी अगर हमें देना पड़ रहा है पैसा तो उसके मुकाबले भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं रुपए में, और अगर हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो वो भी महंगा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने कि इससे पहले वहाँ पे दाम बढ़ते सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, यानी कि अब सरकार के खजाने में 10 रुपये मान के चलिए कि पर लीटर के हिसाब से इस तरीके से कम जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई एक साहसिक कदम है ऐसी स्थिति में जब वाकई पैनिक वाले हालात हैं और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोरोना जैसी स्थिति से हमें के लिए तैयार रहना होगा? पहली बात यह है कि आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये टॉपिक निकली कहाँ, ये कहाँ से ये पैनिक वाली बात आई? जब देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, हमको कोरोना जैसे महामारी या फिर उस वक्त जो हालात है वैसे हालात से हमको निपटने की जरूरत है और हमको उस जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि कोरोना में किस तरीके से तराहीमाम हर जगह हुई थी, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ था, किस तरीके से लोगों की त्रासदी हुई थी, किस तरीके से गंगा किनारे लाशों का सैलाब आ गया था, किस तरीके से लोग एक स्टेट को छोड़ करके अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे, लोगों को जीने का माहौल जो है जीना उनके लिए मुश्किल हो गया था, एक वक्त एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। अब आप किसी चीज को कंपेयर करेंगे कि पहले ऐसे हालात थे, अब वैसे ही हालात बन रहे हैं, तो पैनिक तो यहीं से फैला दिया गया। प्रधानमंत्री को इसके बजाय अगर ये वो बताते देश को कि हमारे पास कितना क्रूड ऑयल स्टॉक में है, कितने गैस हमारे पास स्टॉक में है, कितने दिन तक हमारा देश जो है अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट या फिर जो हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व होता है तो हमारा देश, हम लोग कितने दिनों तक अपने आप को इजीली मूव करा सकते हैं, इन चीजों की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो शुरू में आपने एलपीजी के दामों को बढ़ा दिया, उसके बाद एलपीजी कंपनियां का जो नंबर था जिससे आम लोग जाकर के रिफिल का मिस कॉल करके या कॉल करके रिफिल बुक कराते थे, उसको आपने चेंज कर दिया। वहां आपने बैरियर लगा दी कि 45 दिन के बाद ही आपको मिलेगा। आपने कमर्शियल सिलेंडर देना बंद कर दिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज सरकार की आई, ये सरकार ही पैनिक पैदा कर रही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है कि अभी आप कह रहे हैं कि सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी डीजल और पेट्रोल पे, तो क्या हम ये मान ले ब्लाइंडली कि कल तक हम अगर 100 रुपए का डीजल और 110 का पेट्रोल खरीद रहे थे तो आज हमको 100 में पेट्रोल और 90 में डीजल मिल रही होगी? कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एक्साइज का जो रेट घटाया गया है, इससे कंपनियों को फायदा या नुकसान होना है या सरकार को होना है। हमको आम पब्लिक को आप क्या राहत दे रहे हैं? पब्लिक को नहीं, तो क्या ये राहत नहीं है कि अगर 10 रुपए बढ़ जाते हैं, 110 का 120 में मिलता, क्योंकि हालात वैसे हैं, तेल की कमी है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो इस अगर सरकार 10 रुपए की भी राहत दे रही तो क्या आपकी जेब में 10 रुपए नहीं बच रहे? कहाँ बच रहा है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कल अगर 110 रुपए का पेट्रोल था और 90 का डीजल था, तो क्या आज हमको 100 में डीजल और 100 में पेट्रोल और 80 में डीजल मिल रहा है?
हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता दे कि हाँ हमको मिल रहा है, तो मैं मान लूं कि 10 रुपए वहां जो कम किया गया उसकी राहत आम जनता को मिल रही। देखिए दूसरी चीज, खेमचंद जी जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ, जो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। हाँ, आज जो पेट्रोलियम के रेट $100 पर बैरल से ऊपर पहुंच गए हैं, 120 भी 130 भी, और उम्मीद ऐसी हो रही है कि शायद 150 तक भी जा सकते हैं, 150 के ऊपर भी जा सकते हैं। उस स्थिति में जब इंटरनेशनली, क्योंकि ये ग्लोबल प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, इंटरनेशनली जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि प्राइस डाउन हो जाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन इज अ बिग डिस्काउंट। आपने ये एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? इससे आप मूर्ख बना रहे हैं, पढ़े लिखे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इससे आम जनता को क्या राहत मिली? अरे सीधा आप जवाब दीजिए ना कि आपने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम किया, क्या पेट्रोल और डीजल 10 रुपए कम हो गए आज के मार्केट में? अरे सुनिए ना, उतनी चीजों को नहीं बताने की जरूरत है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि एक्साइज ड्यूटी अगर आपने 10 रुपए घटा दिया तो क्या आम जनता को पेट्रोल पंप पे 10 रुपए कम में डीजल और पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप यूज नहीं करें। देखिए आपका ये पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है। आपकी देश और विदेश नीति में आप फेल कर गए हैं। जो ईरान आपको फ्री में तेल दे रहा था, लगभग आपके ही पैसे में तेल दे रहा था, आपका पैसा आपके यहाँ आपके बैंकों में रखा करता था। आप उससे आपकी जो विदेश नीति का जो तरीका है और जिस तरीके से F-16 फाइल और अडानी के केस के ऊपर आप दबाव में काम किए हैं, उसी का नतीजा क्या जितना बड़ा तराईमाम आपको इस देश में देखनी पड़ रही। आपके नीतियों का फेल्यूर है। आप जिस तरीके से नीतियां बना रहे हैं उसका फेल्यूर है। आप बताइए ना, आप तो कह रहे हैं कि इलॉजिक बात, हम लॉजिकल बात आपसे पूछ रहे हैं। नदीम साहब एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खेमचंद जी जो कह रहे हैं मैं उस पर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ अभी तक हम $100 के हिसाब से मान लीजिए बैरल खरीद रहे थे। एक बैरल में लगभग 159 लीटर पेट्रोल ये तेल आता है। ठीक है, एक उसके हिसाब से अब 100 की जगह अब हमें मान लीजिए वो 130 रुपये खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से डॉलर जो हमारा कभी 88 रुपये 80 रुपये 85 रुपये रहता था, उसके भी हमें अब 94-95 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी तो सरकार को एक तरफ से महंगा पड़ रहा है, जो चीज़ें सस्ती पड़ती थी। अब अगर सरकार ने आपको एक स्टेबल दे दिया, अपने पैसे कम खर्च करके, अपनी एक्साइज ड्यूटी खत्म करके, तो जनता पर तो लोड नहीं पड़ने दिया ना। नहीं, देखिए मोनिस, यही तो कंफ्यूजन क्रिएट ये सरकार करती है। ये सरकार चीजों को इतना घुमा देती है कि आपको समझ में नहीं आता है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि आज 100 से 110 40 हो गया या 20 हो गया या 50, जो भी आप कर ले, क्रूड ऑयल महंगा हुआ है ये आप मान सकते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर रहे थे उसके तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका विदेश नीति का फेल्यूर है। आप चले जाते हैं इजराइल वार से 2 दिन पहले, आपका इंटेलिजेंस कहां था? आपको ये ग्लोबल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, आपको ये नहीं पता था कि गल्फ में क्या कंडीशन है, किस तरीके से वहां पे तनाव है, किस तरीके से स्थिति है? आप जाकर के वहां पता नहीं फादरलैंड मदरलैंड क्या क्या कह के चले आते हैं, और आप इस तरीके से अमेरिका के दबाव में है कि अमेरिका आपको इजाजत दे रहा है कि 30 दिन के लिए आप रूस से खरीद लीजिए, जबकि आपको पता है कि क्रूड ऑयल और गैस में जो है सबसे बड़ी जो चीज है वो आप ईरान से लेके आते थे। ईरान आपका सहयोग करता था, लेकिन आपने उस एक अच्छे दोस्त को भी आपने खत्म कर दिया। आप बताइए ना कि जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो क्रूड ऑयल का रेट था और जो यहाँ लोकल मार्केट में आपको डीजल और पेट्रोल मिल रहे थे, उसका कंपेयर करके आज आप देख लीजिए। क्योंकि वक्त की कमी की तरफ बढ़ रहा हूँ, 1-1.5 मिनट मेरे पास मुश्किल से है। देखिए मैं एक सवाल खेमचंद जी से लेके फिर आप ही के पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड के लिए आप ही के पास वापस आऊंगा। खेमचंद जी, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या सरकार के पास आगे भी कोई प्लान है अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और बिगड़ते हैं तो? खेमचंद जी, सवाल आपसे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ भी सकते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है, तैयारियां कर रही है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ लिए गए हैं, लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ही नकारात्मक है, नेगेटिव, वो क्या करें कि ईरान के साथ खड़ जाते हैं, मतलब देश को मैसिव तरीके से नुकसान पहुंचवा देते हैं, मतलब देश पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगवा देते हैं। हम एक तरफ नहीं खड़े हुए, इसीलिए आज हम यूएस से भी ऑयल ले पा रहे हैं, रशिया से भी ऑयल ले पा रहे हैं, और ईरान भी हमें पासिस दे रहा है।
क्योंकि हम दोनों की साइड खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं, हम किसी की पार्टी नहीं बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी मानसिकता नेगेटिव है, वो पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारी सरकार, हमारे देश को नुकसान हो, यहाँ पे अनारकी हो, यहाँ पे हाहाकार हो। हाहाकार अनारकी नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में है और मोदी जी हैं तो सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी, ऐसा विश्वास लोगों को है। और कंट्रोल में चीजें हैं, जहाँ बड़े-बड़े देशों में, बड़ी-बड़ी इकोनॉमी में 50 से 60% एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। आज भारत में एनर्जी के प्राइस अगर स्टेबलाइज हैं, तो इट्स अ बिग थैंक्स टू द मोदी जी। लेकिन एक क्या सरकार की जो ऊर्जा नीति है वो पूरी तरह वैश्विक हालात पर निर्भर हो गई है? क्या हमारे पास में वाकई उतने स्टैटिक रिजर्व मौजूद नहीं है? क्या हमें और अभी आगे अगर इस वाले हालात से हम सीखें तो क्या हमें आगे के लिए और तैयारियां नहीं करनी चाहिए? स्टैटिक रिजर्व अपने पास बनाने चाहिए हमें? तैयारियां तो हमेशा करनी चाहिए और हमारी सरकार कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे मैसिव तरीके से अगर पहले काम होता तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर कम होती। अभी 350 गीगावाट तक की हमारी जो कैपेसिटी डेवलप हो गई है, उसको 500 से ज्यादा डेवलप करने का काम किया जा रहा है। 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो डीजल और पेट्रोल में हो रही है, उससे फायदा हुआ है। और कुछ चीजें नेचुरली अगर हमारे देश में नहीं है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेटिव ईश्वर की कृपा से हमारे देश में है। ठीक है नदीम अंसारी साहब, 30 सेकंड है बस मेरे पास में। अब देखिए खेमचंद जी, बस 30 सेकंड सुन के चले जाइएगा प्लीज। वो साफ तौर पर सरकार कह रही थी कि आप डर ना फैलाएं, विपक्ष का भी अब एक ड्यूटी है टीम इंडिया की तरह के चीज़ों को जो है संभाल के रखे। आपका इस पर क्या कहना है? क्या सरकार विपक्ष को हर आलोचना को जो है कि डर फैलाना कहकर खारिज कर रही है? देखिए, जब भी देश कभी भी इंटरनेशनली मामले में या पड़ोसी देश के मामले में कोई अगर फैसला लेती है तो विपक्ष उसके साथ बिल्कुल एकजुट होकर के खड़ी है, क्योंकि हम नीतियों पर लड़ते हैं। देश से हमारी लड़ाई नहीं है, देश हमारा भी उतने है जितना उनका है, लेकिन उनकी जो नियत जिस तरीके से और नीति जो वो काम करते हैं, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी एलओपी आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने कहा था ना खुलेआम कि मैं सरकार यानी टीम इंडिया की तरह अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो आप साथ खड़े हैं? बिल्कुल। देखिए, सरकार के साथ हम खड़े हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का मुखालफत बिल्कुल करेंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। हम जनता और देश के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनली तो हम सरकार के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े होंगे और कल भी खड़े होंगे। ठीक है नदीम अंसारी साहब, खेमचंद शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। चर्चा हुई नदीम अंसारी साहब से भी, खेमचंद शर्मा साहब से भी। तो साफ है कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां जंग का असर, महंगाई और जनता की चिंता तीनों साथ चल रहे हैं। जंग का असर, महंगाई और जनता की चिंता तीनों साथ चल रहे हैं। सरकार कह रही है घबराने की जरूरत नहीं है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मैसेज साफ क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि राहत के ये कदम काफ़ी साबित होंगे या आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिश सनवर, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।